दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मॉर्थ के लेटेस्ट रिवीजन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। इसमें एक सेक्शन है सेक्शन 600, जिसमें कंक्रीट पेवमेंट की बात की गई है। जो रिजिड पेवमेंट की जो लेयर बनती है, पीक्यूसी पेवमेंट क्वालिटी कंक्रीट जिसको बोलते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो उससे पहले जो बेस लेयर उसकी होती है, यानी कि जिसे डीएलसी यानी कि ड्राई लीन कंक्रीट बोलते हैं, तो डीएलसी कैसे ले की जाती है उसके स्पेसिफिकेशन के बारे में हम लोग इस पर नज़र डालेंगे। तो सबसे पहले बात करें, इसमें ये ज़ीरो स्लम्प का माल होता है, यानी कि इसका स्लम्प जो है वो न के बराबर होता है। डीएलसी ड्राई लीन कंक्रीट में न के बराबर में पानी की मात्रा होती है। वाटर सीमेंट रेशियो एकदम बहुत लो रखा जाता है उसमें। बस भुरभुरा टाइप का होता है कि उसके ऊपर रोलिंग की जाए तो वो सेट बैठ जाए। सोर्स ऑफ मटेरियल की बात करें तो इसमें कॉन्ट्रैक्टर को एटलीस्ट 45 डेज़ पहले काम शुरू होने के इंजीनियर इंचार्ज को बताना होता है कि किस सोर्स से मटेरियल हम लाएंगे, क्या उसका अप्रूवल होगा, कैसे क्या करना है वो सब। सीमेंट की बात करें तो 43 ग्रेड का ओपीसी यूज़ कर सकते हैं एज़ पर IS 8112। पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम लोग पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट यूज़ कर सकते हैं इसमें। सब ग्रेड में अगर सॉल्यूबल सल्फेट्स है तो फिर सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट हमें यूज़ करना पड़ेगा इसमें। फ्लाई ऐश की बात करें तो सीमेंटीशियस मटेरियल के 20% हम फ्लाई ऐश यूज़ कर सकते हैं। जैसे 100 किलो अगर सीमेंट यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हम 20 किलो फ्लाई ऐश यूज़ कर सकते हैं। 20 किलो से ज़्यादा परमिसेबल नहीं होगा। फ्लाई ऐश भी IS 3812 पार्ट 1 के कॉन्फॉर्म में होना चाहिए। एग्रीगेट की बारे में बात करें तो एग्रीगेट जो है वो फ्री फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए, अल्कली रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। पता चला उसमें हमने जो मटेरियल डाला फिर वो अल्कली से रिएक्ट हो गया, यानी कि बेसिक कंपाउंड से रिएक्ट करके कुछ अलग फॉर्मेशन कर रहा है वो, तो वो भी सही नहीं होता है, वो भी वीक करता है हमारे डीएलसी को। कोर्स एग्रीगेट की बात करें तो मैक्सिमम साइज़ जो है वो 26.5 mm होना चाहिए, या फिर उससे डाउन गेज का होना चाहिए। और एग्रीगेट ग्रेडेशन जो है वो टेबल 600 के पार्ट 1 से कंप्लाई करना चाहिए। वो नीचे हमारा टेबल अभी दिख रहा है। अभी 26.5 mm का सीव से 100% पास करें। 19 mm से सबसे मेन क्वांटिटी 75 to 95 mm पास करें, और 150 माइक्रोन से 2 से 12% पास करें। तो ये सारे ग्रेडेशन पास होने चाहिए। इसका बहुत एक मेजर रोल है डीएलसी के सक्सेस होने में। बाद में बात करेंगे इसमें स्टोरेज ऑफ मटेरियल की। तो सारे मटेरियल जो है वो प्रोविज़न जो भी है 602.2.12 के उसके हिसाब से इसको IS स्पेसिफिकेशन के हिसाब से उसका स्टोरेज होना चाहिए। प्रोपोर्शन ऑफ मटेरियल ऑफ मिक्स की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात ये होती है कि वन साइज ऑफ एग्रीगेट फॉलिंग इनटू द अदर साइज ऑफ द हॉपर ऑफ द फीडिंग बिन व्हाइल लोडिंग एन इंडिविजुअल साइड ऑफ एग्रीगेट इनटू द बिन। मतलब एक बार में एक साइज़ के या फिर उसके दूसरे साइज़ के अगर मटेरियल हम हॉपर में डालते हैं तो उस टाइम थोड़ा सा ये ध्यान रहना चाहिए कि अच्छे से उनकी प्रॉपर मिक्सिंग हो सके मिक्सिंग प्लांट में। मॉइस्चर कंटेंट की बात करें तो लेइंग करते टाइम लीन कंक्रीट का मॉइस्चर कंटेंट जो है ऑप्टिमम से +2% ज़्यादा हो सकता है, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं चलेगा। सीमेंट कंटेंट की बात करें तो मिनिमम सीमेंट कंटेंट जो है 150 kg पर m³ होता है इसमें जनरली। लेकिन अगर हम OPC यानी कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यूज़ कर रहे हैं तो OPC में ना जनरली फ्लाई ऐश इंक्लूडेड नहीं होता है, तो वो हम 20% उसका वेट कम करके, तो 150 का 20% अगर निकालते हैं तो 30 kg आता है, तो उसमें हम 30 kg फ्लाई ऐश यूज़ कर सकते हैं। बाकी रेस्ट 120 kg पर m³ हम OPC यूज़ करेंगे। OPC और PPC जो होता है पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट, और OPC ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। इसके नाम में ऑर्डिनरी है लेकिन ये PPC से सुपीरियर होता है हर मामले में। इसमें फ्लाई ऐश पहले से नहीं होता है, इसमें इसलिए इसमें ऐड कर सकते हैं, PPC में नहीं ऐड कर सकते। क्लियर। बाद में कंक्रीट स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो है
वो कंसेक्यूटिव 5 क्यूब का एक ग्रुप बनेगा इसमें, और इसका 7 डेज स्ट्रेंथ जो है वो एवरेज 10 MPa से कम नहीं आना चाहिए। और मिनिमम जैसे 10 क्यूब हमें 5 क्यूब हमने कास्ट किए तो किसी का 12 आ गया, किसी का 7.5 आ गया, किसी का 8 आ गया, किसी का 9 आ गया, ऐसे मिला के 10 एवरेज आना चाहिए, है ना। और सबसे जो लोएस्ट हो वो 7.5 से कम नहीं आना चाहिए। नहीं तो अगर वो कम आ रहा है इसका मतलब कुछ ना कुछ या तो मिक्स में प्रॉब्लम है या फिर हमने क्यूब फिल नहीं किया ठीक से। इसका क्यूब फिल करना भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है। इसमें ना वाइब्रेटर, बगल से एक प्लेट वाइब्रेटर टाइप का आता है, उसको चिपका के उससे वाइब्रेट करा करा के लेयर वाइज भरा जाता है, नहीं तो फिर वो कॉम्पैक्ट होता नहीं अच्छे से। ये सबग्रेड की बात करें तो डीएलसी जो हम डालते हैं उसके नीचे एक जीएसबी का लेयर होता है, ग्रैनुलर सब बेस। जनरली मैं जो जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ उसमें जीएसबी ग्रेड 5 यूज़ हो रहा है, तो ये ड्रेनेज लेयर का काम करता है। इसके ड्रेनेज लेयर के जस्ट नीचे 500 mm ठीक हम लोग पहले सबग्रेड प्रॉपरली कॉम्पैक्शन के साथ उसको तैयार कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग 200 का जीएसबी डाल रहे हैं, उसके ऊपर 150 की डीएलसी हम लोग करते हैं। इसमें कंस्ट्रक्शन में जनरल बात की जाए तो द पेस एंड प्रोग्राम ऑफ डीएलसी सब बेस कंस्ट्रक्शन शैल बी मैचिंग सुटेबली विद द प्रोग्राम ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ सीमेंट कंक्रीट ओवर इट। मतलब वो एक सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए कि इसके बाद कितने दिन के बाद क्या करना है, वो सब हमें ध्यान में होना चाहिए। डीएलसी सब बेस शैल बी ओवरलेड विद कंक्रीट पेमेंट ओनली आफ्टर 7 डेज ऑफ सब बेस कंस्ट्रक्शन। यानी कि सब बेस बनाने के 7 दिन 1 हफ्ते बाद ही हमें उस पर डीएलसी करना है। बाकी इसमें बैचिंग और मिक्सिंग की बात की गई है। ट्रांसपोर्टेशन की बात की गई है तो लीड ऑफ बैचिंग प्लांट टू पेविंग साइट शैल बी सच दैट द ट्रेवल टाइम अवेलेबल फ्रॉम मिक्सिंग टू पेविंग जो वो मतलब एक सर्टेन अमाउंट एक टाइम के अंदर वो हमारा बैचिंग प्लांट से साइट पे पहुंच जाए। पेविंग की बात करें तो जैसे छोटे साइटों पे क्या करते हैं हम लोग कि नॉर्मली एक ग्रेडर रखते हैं, ग्रेडर से पेविंग कराते हैं। ग्रेडर से डायरेक्ट टिपर से वो डंप करके उसको ग्रेडर चला के उसके ऊपर हम लोग रोलर यूज़ करते हैं। जैसे ये हम लोग इस टाइप का रोलर यूज़ करते हैं। ये रोलर पहले हम लोग नॉर्मली 1-2 पास कराते हैं ग्रेडिंग कराने के बाद, फिर उसके बाद हार्ड पास करते हैं, फिर लास्ट जो 5वां और छठा पास जो होता है उसमें हम लोग इसको नॉर्मली बिना वाइब्रेटर के पास कराते हैं। इसमें वाइब्रेटरी मोटर्स लगे होते हैं, उसको ऑन करने पे ये थोड़ा सा वाइब्रेटरी इफेक्ट देता है तो कॉम्पैक्शन ज़्यादा बढ़िया होता है। ये एक सेंसर वाले पेवर से पेविंग की वीडियो दिखाई गई है, वीडियो में प्ले करता हूँ 5-10 सेकंड के लिए। ये इसमें देखिए यहाँ पे ये सेंसर लगा हुआ है, इसके ऊपर लगा के ये एक थिकनेस इसमें सेट की जाती है, उसी के हिसाब से आगे चलता जाता है। पीछे आगे यहाँ पे डंपर में मटेरियल डंप किया जाता है। और भी कुछ कुछ फोटोग्राफ्स है जो दिखाऊंगा मैं। क्या होता है ना कि बगल में अगर मीडियन है या फिर इस तरह का कोई वॉल लाइक स्ट्रक्चर है तो उधर वो अगर हमारा रोलर आके उसको कॉम्पैक्ट नहीं कर पाता है तो हम लोग ये फ्लैट फुटेड प्लेट वाले कॉम्पैक्टर यूज़ करते हैं। ये प्लेट वाइब्रेटर हैं, ये इनको मूव करा के कॉम्पैक्ट कराया जाता है। आगे बात करें तो 1 day बिफोर प्लेसिंग ऑफ डीएलसी कंक्रीट सब बेस द सरफेस ऑफ ग्रैनुलर सब बेस ड्रेनेज लेयर शैल बी गिवन ए फाइन स्प्रे ऑफ वाटर। उस पर पानी छिड़क के एक स्मूथ व्हील्ड रोलर चलाया जाता है जिससे उसका लेयर जो है वो अनइवननेस उसका ख़त्म हो जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ट्रांसवर्स बट जॉइंट जो है वो प्रोवाइड करना होता है हमें एंड ऑफ कंस्ट्रक्शन डे पे, यानी कि जब हमारा काम ख़त्म हो तो उसमें हम जो जॉइंट प्रोवाइड करेंगे एकदम सीधा सीधा 90 डिग्री पे कट करके वहाँ से जॉइंट करेंगे और अगले दिन सेम उसी जगह से एक्सटेंड करेंगे। उसको स्लोप वे में या फिर किसी एंगल पे कट नहीं करना है। उससे अगला जो लेयर हम डीएलसी की डालेंगे, जैसे बट जॉइंट का मतलब होता है कि ये आपका एक जॉइंट हो गया ऐसे, ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ, अगले दिन यहाँ से शुरू हो गया तो ये एकदम खड़ा बन गया। अब अगर हम कभी अगर स्लोप में ऐसे कर देते हैं फिर अगले दिन हम डीएलसी भरेंगे तो हम यहाँ से ऐसे भरेंगे तो फिर इतने दूर की जो हमारी थिकनेस है इसमें स्ट्रेंथ आपका नहीं आएगा, तो ये दिस इज़ नॉट परमिसिबल एट ऑल। फिर आगे बात करते हैं डीएलसी जो है उसको इस तरह से ले करना है कि हमें 750 mm वाइड, जैसे मान लीजिए आपको रोड इतना चौड़ा बनाना है तो हमें ना 750 mm दोनों साइड ऑफसेट लेके चलना है। ऑफसेट बहुत कारण के वजह से लिया जाता है क्योंकि हमारा जो बाद में पीक्यूसी का पेवर जो मूव करता है तो पेवर को भी स्मूथली मूव करने के लिए कुछ वो चाहिए,
इसके बाद फिर इधर हमारा कुछ शोल्डर वगैरह भी आता है, तो उसको भी हम लोग इस पर तैयार कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। आगे की बात की जाए तो डीएलसी जो है शैल बी लेड इन सच ए वे दैट 750 mm उसमें छूटे दोनों साइड। द एक्चुअल वाइडनिंग शैल बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन स्पेसिफिकेशन ऑफ पेवर, है ना। कॉम्पैक्शन की बात की जाए तो टू इंश्योर थॉरो कॉम्पैक्शन रोलिंग शैल बी कंटिन्यूज ऑन द फुल विड्थ till there is no further visible movement under the roller and the surface is well closed। जब तक हमें टायर के निशान दिख रहे हो तब तक हमें रोलिंग करनी है। वैसे तो कम से कम 6 पास करना है। शुरू का 2 पास नॉर्मल बिना वाइब्रेशन के, बीच का 2 से 3 पास वाइब्रेशन के साथ, लास्ट के पास को बिना वाइब्रेशन से। लेकिन अगर फिर भी टायर मार्क्स हैं तो हमें रोलिंग करनी है। हमें बीच बीच में ये 6 बार रोलिंग करने के बाद FDD करना है, फील्ड ड्राई डेंसिटी टेस्ट। FDD करने पे अगर हमें उसका रिजल्ट 98% आता है बीच पार्ट में तो ठीक है, और एजेस के पास मिनिमम 96% आना चाहिए तो हम उसे पास करेंगे, नहीं तो हम फिर से उस पर रोलिंग कराएंगे until we get 98% फील्ड ड्राई डेंसिटी। बाद में स्प्रेडिंग के बाद, कॉम्पैक्शन के बाद अगर देखा जाए तो फाइनल फिनिशिंग जो है वो विद इन 90 मिनट हमारा हो जाना चाहिए। टेम्परेचर जो है कंक्रीट का 25 डिग्री टू 30 डिग्री होना चाहिए। हमारे मटेरियल इंजीनियर या फिर क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर जो होते हैं उनका ये ड्यूटी है कि कंक्रीट का टेम्परेचर चेक करें। अगर ज़रूरत पड़े तो काम मतलब रोका भी जा सकता है। डीएलसी हमेशा 25 डिग्री 30 डिग्री टेम्परेचर के अंडर में ही होना चाहिए और 120 मिनट में उसको ख़त्म कर देना है, मतलब ले करके। अगर ज़रूरत है तो चिल्ड वाटर या फिर आइस भी यूज़ कर सकते हैं एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द मटेरियल एक्सपर्ट। और इट इज़ डिज़ायरेबल टू स्टॉप कॉन्क्रीटिंग व्हेन द एम्बिएंट टेम्परेचर इज अबव 35 से ऊपर टेम्परेचर है तो ये सारे पैंतरेबाजी करने से भी उतना इफेक्ट होगा, नहीं तो काम को बंद कर देना चाहिए। बाद में देखा जाए डबल ड्रम स्मूथ व्हील्ड वाइब्रेटरी रोलर ऑफ मिनिमम 80 to 100 किलोन्यूटन। ये रोलर जो देखा हमने ये तो डबल ड्रम नहीं है, सिंगल ड्रम है, लेकिन इसी में पीछे भी सेम इसी तरह का एक ड्रम लगा होता है। तो डबल ड्रम रोलर से हम लोग रोल करा के उसको कॉम्पैक्ट करते हैं। सुपर एलिवेटेड पोर्शन को छोड़ दिया जाए तो बाकी नॉर्मल अगर बात की जाए तो रोलिंग जो है हमेशा जो है एज के पास से शुरू करना है और उसे सेंटर के पास ले जाना है। सुपर एलिवेशन में क्या करना है कि उसे ना इनर एज से शुरू करना है, और जो एलिवेटेड एरिया है जैसे ये आपका सुपर एलिवेशन है तो यहाँ से शुरू करेंगे और इसे यहाँ तक ले जाएंगे ऐसा। लेकिन अगर नॉर्मल रोड है कोई ऐसे प्लेन है, बहुत ज़्यादा उसमें स्लोप नहीं है, तो उसको बाहरी एज से शुरू करके इधर के तरफ हम रोलिंग करते हुए ले जाएंगे। ये वही बात है, प्रिलिमिनरी पास है बिना वाइब्रेशन के करना है, उसके बाद के जो पासेस जो है वो वाइब्रेशन के साथ होंगे। यूज़ ऑफ प्लेट वाइब्रेटर। प्लेट वाइब्रेटर ये वाला वाइब्रेटर का आपका यूज़ करना है जहाँ पे आपका वो रोलर नहीं चल रहा है। तो ये तरह की बातें हैं। हनीकॉम या फिर इस तरह की कोई रिपेयरिंग आ जाए तो 10 mm या उसके डाउन गेज का मटेरियल डाल के उसको आपको रिपेयर करना है ताकि ऊपर आपका लेवल और थिकनेस में जो डिफिशियंसी आई है वो ठीक हो जाए। सेग्रीगेशन ऑफ कंक्रीट इन द टिपिंग मिक्सचर शैल बी कंट्रोल बाय मूविंग द नंबर बैक एंड फोर्थ। जैसे गाड़ी आता है तो उसमें अगर लगता है आपको कि उसकी जो 10 और 20 जो है ऊपर आ गई, बालू नीचे सेटल हो रहा है, फिर इस तरह का कुछ भी अगर हो रहा है ऐसा दिखता है तो गाड़ी को आगे पीछे थोड़ा सा मूव करके झटका देके उसको मिक्स करके उसको फिर डंप करवाना है और इस तरह से आगे का काम बढ़ाना है। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल कंस्ट्रक्शन जॉइंट जो है वो उसमें हमें हमेशा फुल विड्थ पेविंग पे अगर पॉसिबल नहीं है तो उसमें हमें बीच में एक लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट प्रोवाइड करना है। ट्रांसवर्स जॉइंट इन राइट लीन कंक्रीट शैल बी स्टैगर्ड फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन बट टाइप जॉइंट इन कंक्रीट पेवमेंट बाई 800 से 1000। जैसे ऐसा है कि हमने कभी यहाँ तक किया, यहाँ पे हमने काम स्टॉप कर दिया अपना, फिर इसके बाद हम इसके ऊपर दूसरा PQC करेंगे, तो ज़रूरी नहीं कि जहाँ पे DLC का ये लेयर ख़त्म हुआ यहीं पे हम उसे रोकें, ये ठीक बात नहीं होगा। इसको 800 से 1 मीटर आगे की तरफ हमें बढ़ा के फिर उस पर हमें वो काम रोकना पड़ेगा। मतलब ये ना हो कि एकदम लेयर वाइज लेयर बैठ जाए कि यहाँ पे DLC भी रोक दिया, यहाँ पे हमने PQC भी रोक दिया, तो वो एक गुड प्रैक्टिस नहीं माना जाएगा। लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट इन ड्राई लेन कॉन्क्रीट शैल बी स्टैगर्ड बाई 300-400 mm फ्रॉम द लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट ऑफ कॉन्क्रीट पेवमेंट। और लॉन्गिट्यूडनल जैसे ये आपका रोड हो गया,
तो रोड के लंबाई के अलोंग इसको लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं, इसको ट्रांसवर्स बोलते हैं। तो इस अलोंग जो ज्वाइंट करना है हमें लॉन्गिट्यूडनल, इसको 300 से 400 mm फ्रॉम लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट इसको ऑफसेट में हमें रखना है। क्यूरिंग की बात की जाए तो क्यूरिंग हम गनी बैग से करेंगे, हेजियन क्लॉथ से करेंगे। इसको 7 दिन तक वेट रखना है कंटिन्यूसली, या फिर पानी छिड़क के करें, जैसे भी करता है वो कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर है, हमें बस क्यूरिंग करवाना है उनसे। क्यूरिंग के लिए क्यूरिंग कंपाउंड भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी एल्यूमिनियम बेस्ड रिफ्लेक्टिव क्यूरिंग कंपाउंड, लेकिन ये सनलाइट में 70% और हाई मूविंग स्पीड विंड से 90% ही आपको बचा सकता है। क्यूरिंग कंपाउंड जो है वो एक तरह से मतलब ठीक है, लेकिन 100% सोल्यूशन नहीं है वो किसी भी चीज़ का। तो ये सब है। द क्यूरिंग कंपाउंड शैल बी अप्लाइड ओवर द इंटायर एक्सपोज सरफेस ऑफ द ड्राई लेन कॉन्क्रीट इंक्लूडिंग साइड एंड एजेस एट द रेट ऑफ 0.2 लीटर पर स्क्वायर मीटर। हम जो क्यूरिंग कंपाउंड अपने साइड पे यूज़ करते हैं वो 0.1 टू 0.2 उसका स्पेसिफिकेशन गाइडलाइंस उसका ब्रोशर में है, तो उस हिसाब से हम लोग उसको यूज़ करते हैं। बाद में हम देखते हैं ट्रायल मिक्स की बात करते हैं। तो ट्रायल मिक्स करने से पहले ना हम ना अपने उसमें मॉइस्चर कंटेंट जैसे 5%, 5.5, 6, 6.5, 7 पे अलग अलग ट्रायल पे हम लोग उसका मिक्स तैयार करते हैं। सेट ऑफ 6 क्यूब जो है वो हम लोग बनाते हैं ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे उसके कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ को निकालने के लिए। ट्रायल मिक्स को रिपीटेडली हम लोग उसको 7 डे पे टेस्ट करते हैं, 3 डेज पे टेस्ट करते हैं और उसका स्ट्रेंथ देखते हैं। स्ट्रेंथ अगर कम आता है तो फिर सीमेंट कंटेंट हम लोग बढ़ा के मिक्स फाइनली डिजाइन शुड बी नीदर स्टिक टू द रोलर नॉट बिकम नॉट टू ड्राई रिजल्टिंग इन रेवलिंग ऑफ सरफेस। तो ये भी ध्यान रखना होता है कि वो हमारा रोलर में भी नट चिपके, सीमेंट ज़्यादा बढ़ा देंगे तो रोलर में चिपकेगा, और इस तरह से हम लोग उसका डिज़ाइन करते हैं। ये फिर ट्रायल लेंथ की बात करते हैं, फिर उसमें हम लोग उसको ले करके उसको डिज़ाइन करते हैं, तब जाके हमारा वो पास होता है। जनरली बड़े प्रोजेक्ट में कोई रिस्क लेता नहीं है, इसलिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से IIT NIT या फिर किसी भी स्टेट के जो स्टेट स्पॉन्सर्ड इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे उसको डिज़ाइन कराया जाता है। टॉलरेंस की बात करें तो सेक्शन 900 में इसके टॉलरेंस की बात की गई है। ट्रैफिक की बात करें तो कोई भी हेवी व्हीकल जैसे कोई बस, ट्रक या इस तरह का लोडेड TM जिसका वेट आप मान के चलो 6 MQ अगर कॉन्क्रीट है तो लगभग 20-22 टन के आसपास होता है, तो उसको हम मूव नहीं करा सकते हैं उसमें। तो ये सब ध्यान दिया जाता है। लेकिन कंस्ट्रक्शन मशीनरी जो है वो तो बिना मूव किए कोई पॉसिबल है नहीं, तो उसको मूव कराने का परमिशन है विथ स्लो स्पीड को स्लो मेंटेन करके उसमें मूव करा सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ पेमेंट की बात करें तो इसका जो है वॉल्यूम मेजर किया जाता है, तो हम उसमें क्यूबिक मीटर में मेजर करते हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा।